नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। एमपीटीईटी क्लास सेकंड में हमने इसके पहले तक क्वेश्चन पढ़ चुके थे। आप हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62, यानी किसी एक विद्यार्थी के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। वह विद्यार्थी जो हमारी कोचिंग क्लासेस के 111 नंबर मारकर वो भी टॉप रैंक पर है। हमारे इसमें 111 नंबर उनके हाईएस्ट है ना। अब देखेंगे यहाँ पर दूध में पाया जाने वाला लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है जो बना होता है। अब ये बना किससे होता है लैक्टोज? ये मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ाया, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाया, उसमें भी आपको बताया। और इसको दुग्ध शर्करा के अंतर्गत भी मैंने बताया था। यहाँ आप देखिए सबसे सिंपल सा तरीका है। पहला आया है ग्लूकोज और क्या आया है फ्रक्टोज। तो ये किसके अणु से टूट के बना है? जो सुक्रोज होता है वह सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड है। यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज से टूट के बना है। अगला है माल्टोज और ग्लूकोज है। देखो माल्टोज तो खुद एक क्या है? डाइसैकेराइड है। और माल्टोज जब टूटता है तो वो ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज में। तो माल्टोज और ग्लूकोज की बात करें तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, क्योंकि माल्टोज 2 ग्लूकोज के अणु ले लेगा और एक ग्लूकोज तो 3 ग्लूकोज एक साथ आ गए। और 3 ग्लूकोज अगर एक साथ आ जाते हैं तो ये समझ लेना कि वो ट्राइसैकेराइड में चला गया। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो डाइसैकेराइड का है ही नहीं अगर मैं बात करूंगा। अब मैं बात करता हूं ग्लूकोज और ग्लूकोज की। इसमें आप देख रहे हो तो एक जैसे अणु है, ग्लूकोज और ग्लूकोज सेम टू सेम। कहने का मतलब ये है कि माल्टोज से हमने मां शब्द को लेंगे और मां के 2 बेटे हैं जिसमें मां का ही खून है। कहने का मतलब वो दोनों एक जैसे हैं। तो हमारी ट्रिक से ये था कि जब भी माल्टोज आ जाएगा तो हम ग्लूकोज और ग्लूकोज एक जैसे अणु होंगे तो हम उसे माल्टोज सैकेराइड कहेंगे। और यही हमारी आसान सी क्या थी? ट्रिक थी। अब अगला मैंने क्या बताया था, यहां पर जब भी क्या है दूध की बात आ जाती है, मिल्क शर्करा की बात आ जाती है, तो दूध कौन देती है? गाय देती है। कौन देती है? गाय। और गाय का दूध जो है ग्लास भर भर के पियो। क्या? ग्लास और ग्लास, ग्लास भर भर के पियो। मैं ये बोलूंगा ग्लास भर भर कर पियो। तो यहां पर देखो, यहां पे जो आया है ये गैलेक्टोज आया, ग और क्या आया है? ल आया है ना। यहां पर भी गा और क्या आया है? ला आया है। लेकिन ये 2 डिफरेंट टाइप के हैं, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था कि माल्टोज आ जाए तो सेम ड्राई टाइप का हो जाएगा, यानी ग्लूकोज और ग्लूकोज आ जाएगा। लेकिन जब मिल्क शर्करा आ जाएगी, गाय जो आ जाएगी, तो गाय के बारे में जब दूध शर्करा की बात करेंगे तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज है, और वो भी हमारी सेकंड मां है। हम बोलते हैं कि गाय जो है हमारी माता है। तो हम यहाँ पर जो ग्लूकोज जो है और यहाँ गैलेक्टोज और ग्लूकोज है, 2 डिफरेंट टाइप की जब हो जाती है तब जाके हम यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ लैक्टोज शर्करा है। इसलिए यह क्वेश्चन कृषि ब्रह्मास्त्र बुक के 133 नंबर 133 पेज पर दे रखा है। आप यहाँ से देख लेना उसे। आप देखेंगे ब्रेसिका जंसिया, यानी क्या बोला? ब्रेसिका जंसिया जो है ये इसका उपयोग किसके? फाइटो रेमिडेशन। अब ये फाइटो रेमिडेशन क्या पूछ लिया? ये फाइटो रेमिडेशन कुछ भी नहीं है। आपको कभी याद हो तो मैंने अगर क्लास में पढ़ाया था, क्लास में मैंने एक बात बोली थी कि सरसों की जो खेती होती है, जहां भी सरसों बोया जाता है वहां खेत को खत्म कर देता है। मैंने ये आपको बात बोला था। मतलब सरसों जो बोई जाती है इसकी जड़ें क्या होती है? थोड़ी गहरी होती है। तो ये गहरी जड़ होने के कारण यहाँ से क्या करता है? सारे पोषक तत्वों को ये कहां ले जाता है? इसके प्लांट के ऊपर ले जाता है। यही क्वेश्चन को फाइटो रेमिडेशन पूछ लिया। फाइटो रेमिडेशन क्या होता है कि जमीन के अंदर जो ज्यादा मात्रा में कोई पोषक तत्व नहीं बोलूंगा, ऐसे हानिकारक तत्व जो होते हैं, उन हानिकारक तत्व मेटल को इन प्लांट को उगाकर उसके माध्यम से प्लांट के अंदर लाके जमीन में उनकी मात्रा को कम करना, वो क्या कहलाता है? फाइटो रेमिडेशन कहलाता है। फाइटो रेमिडेशन 3 प्रकार से अगर देखें तो एक तो जमीन से लेके आते हैं, मतलब जमीन से शुद्धिकरण करते हैं। एक लाते हैं हम हवा का शुद्धिकरण करते हैं, और एक हम करते हैं पानी का शुद्धिकरण करते हैं। मतलब अगर हम बात करें हवा, पानी और मृदा, ये तीनों के शुद्धिकरण की जब बात आती है, हम देखते हैं ना बहुत सारे पौधे होते हैं, जैसे अगर हम यूकेलिप्टिस उगाते हैं तो यूकेलिप्टिस यहाँ पे काम करता है जल के पानी के, तो वो भी फाइटो रेमिडेशन के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर हमारी जो बात की गई है वो सोइल की बात की गई। इन्हें बोला है जो ब्रेसिका जंसिया का उपयोग करके फाइटो रेमिडेशन के लिए किया जाता है। तो यहाँ फाइटो रेमिडेशन की अगर बात की है तो यहाँ पर जो पीवी है, लीड जिसको बोलते हैं शीशा, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है। हालांकि इसके लिए भी किया जाता है, लेकिन यहाँ इसका सबसे ज्यादा उचित उत्तर है। और यहाँ से वही पूछा है कि भाई आप ब्रेसिका जंसिया को उगा दो, और यहाँ पर जो पीवी है ये
ये इसके माध्यम से इस प्लांट के अंदर आ जाएगा, यहाँ इस जो खराब तत्व है इसकी यहाँ पे कमी हो जाएगी। ऐसा ही मैंने बताया था कि पंजाब में ब्लू बेबी रोग होता है। मैं अपनी क्लासों में एक्स्ट्रा चीजें बहुत देता हूं कि अपनी ब्लू बेबी सिंड्रोम जो रोग होता है पंजाब में क्यों होता है, क्योंकि वहां पर नाइट्रोजन का ज्यादा यूज किया जा रहा था हरित क्रांति के दौरान, तो वहां के जल में उसका नाइट्रोजन का लेवल बहुत बढ़ गया, जिससे वहां पर ये इस प्रकार के रोग होने लगे। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं था, केवल समझने वाली बात थी। जिसने मेरी क्लास देखी थी या जिसने मेरी इस बात को सुना होगा कि सरसों जब भी उगाते हैं, किसी भी खेत में लगातार सरसों उगाते हैं, तो वो खेत के सारे पोषक तत्वों को ऑब्जर्व कर लेता है, क्योंकि ये ग्रोथ जल्दी करके और यहाँ अधिक मात्रा में इसकी फ्लावरिंग स्टेज आती है, जब इसमें जो जमीन के अंदर जितने भी पोषक तत्व होते हैं उस प्लांट के अंदर विद्यमान हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका एक क्वेश्चन था। अब देखेंगे मूल्य विभेद का अर्थ क्या है। मूल्य विभेद मैंने आपको बताया था, मूल्य विभेद कुछ भी नहीं है, केवल किसी एक समय, एक स्थिति, एक समय में जब किसी एक ही वस्तु का दो मूल्य हो जाता, अलग अलग मूल्य वसूल किया जाता है, तो उसे मूल्य विभेद कहते हैं। और यहाँ क्वेश्चन जो था ये इकोनॉमिक्स से बना है। कहां से बना है? इकोनॉमिक्स से बना है। क्या बोला है? मूल्य विभेद क्या है? एक वस्तु के विभिन्न ग्राहकों से अलग अलग कीमत चार्ज करना। ठीक है, माल की उच्च कीमत, तो ये तो कुछ नहीं, एक ही सामान के लिए एक समय में अलग कीमतें देना। क्या है? एक ही सामान के लिए हाँ, ये क्वेश्चन बनेगा। क्या बोल रहा है ये? एक ही सामान के लिए एक समय में अलग कीमतें वसूल करना, जबकि यहाँ एक ही वस्तु के विभिन्न ग्राहकों के अलग अलग कीमतों का चार्ज करना। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक ही सामान के लिए एक समय में अलग अलग कीमत उसको करना, एक ही वस्तु के विभिन्न ग्राहक। हाँ, ये सही आएगा इसका। नहीं, एक मिनट, ये गलत नहीं आएगा, ये सही आएगा। एक ही वस्तु के विभिन्न ग्राहकों से अलग अलग कीमत वसूल करना। यहां पे क्या आएगा? हाँ, दो क्वेश्चन एक जैसे देख रहे हैं, देखो कंफ्यूजन उत्पन्न कर दिया है इन्होंने, लेकिन हमको यहां याद रखना सी वाला आएगा, सी वाला ही ऑप्शन आएगा यहाँ पे। क्या है? देखते हैं यहाँ इन्होंने क्या बोला है। मैंने मूल्य विभेद को जब इकोनॉमिक में पढ़ाया था, तो इकोनॉमिक में मैंने आपको बता दिया था कि एक ही सामान या एक ही वस्तु, यानी डिफरेंट प्राइस एट ए टाइम फॉर द सेम गुड, यानी एक वस्तु का जब अलग अलग हम वहां पे मूल्य करते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है? मूल्य विभेद, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वहां पर कहलाता है। तो ये ऑप्शन इकोनॉमिक से बना है। और कृषि ब्रह्मांड बुक के 221 पेज नंबर पे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। संतुलन बिंदु का संदर्भ करता है। मैंने जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाया था, तो प्लांट फिजियोलॉजी में हमारे वहां पर एरर पाई गई थी। एरर ये पाई गई थी कि वहां पर एक शब्द लिखा हुआ नहीं था, वहां पर CO2 बराबर CO2 लिखना था। क्या था? CO2 बराबर जब CO2 लिखना था। इनने बोला है संतुलन बिंदु को संदर्भित कीजिए, यानी कंप्रेशन पॉइंट रिफरेंस टू। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और श्वसन की क्रिया होती है, तो उस समय जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ली गई और उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड यदि प्लांट छोड़ देता है, तो वहां एक बराबर का पॉइंट प्राप्त होता है। उस कंडीशन में प्लांट कुछ भी प्रोडक्ट का निर्माण नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसने जितनी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ली थी प्रकाश संश्लेषण के दौरान, और उसने उसी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या श्वसन की क्रिया के द्वारा बाहर पहुंचा दिया। तो कहने का मतलब एक प्लांट की अगर मैं बात करूं, तो एक प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड को जितना एब्जॉर्ब किया था उतना ही वापस छोड़ दिया। अगर ये दोनों क्या आ जाती है? बराबर आ जाती है, तो ये कंप्रेंसेशन पॉइंट कहलाएगा। अब यहां देखेंगे, यहां बोला है थोड़ा प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत, तो ये ऑप्शन तो बन नहीं रहे। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण की दर और वाष्पोत्सर्जन की दर के बराबर होता है, ना तो प्रकाश संश्लेषण और ना ही श्वसन। देखो यहां पर जो दे रखा है ना, थोड़ा सा ये वाष्पोत्सर्जन दर जो दे रखा है, ये यहां पे मुझे गलत लग रहा है ये क्वेश्चन। क्यों गलत लग रहा है? क्योंकि हम बात ये करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण, किसकी बात करते हैं? प्रकाश संश्लेषण और जो रेस्पिरेशन होता है, याद रखना प्रकाश संश्लेषण यानी कि यहां पे क्या? प्रकाश संश्लेषण और एक आ जाएगा श्वसन। क्या जाएगा? श्वसन। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो इसका, तो आप चाहो तो इस पे आपत्ति ले सकते हो। क्यों आपत्ति ले सकते हो? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन दे रखा है। ट्रांसपीरेशन में केवल पौधों का पानी उड़कर बाहर जाता है,
वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, प्लांट पानी निकालता है बाहर फेंकता है, जमीन से निकालता है बाहर फेंकता है। इस क्वेश्चन पर भी आप आपत्ति दर्शा सकते हो कि साहब आपने हमको ट्रांसपीरेशन दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, ट्रांसपीरेशन दे रखा। आप यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की जगह आपको यहाँ पर जो पौधे का श्वसन है उस श्वसन को लिखना था, तो ये क्वेश्चन भी आपत्ति में चला जाएगा। तो आप इसको भी आपत्ति में डाल सकते हैं कि आपने ऑप्शन ठीक से नहीं दिया हमको। आप याद रखना क्या हो रहा है, मैं आपको ये संतुलन बिंदु बता देता हूं। पौधे ने जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ली है, आप कृषि ब्रह्मास्त्र बुक उठाए और पेज नंबर 133 पे देखें, वहां पर एक छोटी सी मिस्टेक ये थी, वो वहां पे CO2 मतलब प्रकाश संश्लेषण में ली गई CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड में छोड़ी गई CO2, ये जब बराबर होती है तो उसे संतुलन बिंदु कहते हैं। तो आप इस पे ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, ये आपका ऑब्जेक्शन बनता है ना, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन इसका ये माना है और ये सही कब हो जाता, केवल यहां पर शोषण हो जाता। क्या हो जाता, केवल यहां पर जब शोषण हो जाता और जब ये इसकी जगह शोषण हो जाता तो ये ऑप्शन 100% सही हो जाता और ये दर दोनों बराबर हो जाती कि प्रकाश संश्लेषण में ली गई CO2 और यहां पर देखो श्वसन में छोड़ी गई CO2। जब ये दोनों CO2 बराबर हो जाती है तो उसे संतुलन बिंदु कहते हैं कि प्लांट ने जितनी कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ली उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड उसने बाहर फेंक दी। तो ये क्वेश्चन उसका बराबर था और कृषि ब्रह्मास्त्र की बुक में 133 में ये क्वेश्चन आप वहां देखना, वहां एक जगह CO2 मिस है तो CO2 आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन बराबर लाइन से लिखी है। देखिए अब यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर इज हाईएस्ट इन, यानी ऑस्मोटिक दबाव में सबसे अधिक होता है मेसोफाइट में होता है, हाइड्रोफाइट में होता है, जीरोफाइट में होता है, हेलोफाइट में होता है। देखो ऑस्मोसिस प्रेशर कब बनता है ये आप जानते ही है। अगर प्लांट फिजियोलॉजी में अगर आप बात करेंगे तो प्लांट फिजियोलॉजी में यदि हम प्रेशर की बात करें, रूट प्रेशर की बात करें, तो एक तो हमारा क्या, एक क्वेश्चन इसी में पूछ लिया, यहाँ पे क्या आता है, रूट प्रेशर आता है, यानी कि जड़ दबाव आता है। तो जड़ दबाव जब आता है, रूट प्रेशर आता है, तो यहां से जब पानी जाएगा और पानी इकट्ठा होगा तो आपको बताओ हेलोफाइटा वे पौधे रहते हैं जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। अब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्लांट क्या होता है, बार बार यहां से जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पानी उड़कर यहां से बाहर चला जाएगा, तो यहां पानी की जो कमी होगी तो वो फटाफट जल्दी से पानी क्या करेगा, खींचेगा। तो ये जो है ऑस्मोसिस दबाव में सबसे अधिक होता है तो हेलोफाइटा जो होते हैं उनमें होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी को ऑब्जर्व करके प्लांट से बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन था, लॉजिकली क्वेश्चन पूछा उन्होंने ताकि स्टूडेंट उसमें कंफ्यूजन हो, मतलब बेसिक नॉलेज पे पूछा है, बेसिक चीजों पूछा है, बुकों में कहीं भी ऐसी क्वेश्चन लिखे नहीं होते। अब देखें भंडारण के दौरान प्याज के अंकुरण को रोकने के लिए किस वृद्धि नियामक का प्रयोग किया जाता है, ये भी कृषि ब्रह्मास्त्र बुक में 135 पेज नंबर 135 पे लिखा था, मैलिक हाइड्राजाइट इसका ऑप्शन था यहां पर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, लैक्टोज एसिड बैक्टीरिया का प्रयोग किसको बनाने के लिए किया जाता है, तो लैक्टिक एसिड की अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो ये आप जानते ही है यहां पर अचार के लिए, तो ये किससे पूछ लिया है, डेयरी प्रोडक्शन से पूछ लिया, अचार चटनी मुरब्बा से क्वेश्चन इसने पूछ लिया है, ठीक। इसके बाद अगर आप बात करें मुख्य रूप से खाने के लिए उपज के लिए क्या है, अब ये खाने के लिए उपज कहने का मतलब ये है ग्रो फॉर इट, मतलब केवल जो अनाज उगाया जाता है वह किसके लिए उगाया जा रहा है, यहाँ पर केवल खाने के लिए उगाया जा रहा है। और हम ऐसी सिंपल सी परिभाषा पीएटी में शुरू से पढ़ के आए हैं कि भाई जीवन निर्वाह करने के लिए, यानी निर्वाह खेती उसको अंतर्गत आती है, क्योंकि ये तो आएगी नहीं, टॉपिक क्या दे रखा है, पूंजीवादी खेती है, एकीकृत खेती, ये आएगा नहीं। ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, एक ही ऑप्शन बचा है कि निर्वाह खेती जो है, यानी कि जीवन निर्वाह करने के लिए जब अनाज उगाता है किसान, उसको बाजार में बेचने से कोई मतलब नहीं होता है, तो वहां निर्वाह खेती के अंतर्गत आता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन इसने पूछा है। अब देखिए, यदि अनाज और पुआल की उपज क्रमशः 3 और 7 टन प्रति हेक्टेयर है तो फसल सूचकांक क्या होगा, यानी हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होगा। तो यहां पर हार्वेस्ट इंडेक्स का सूत्र क्या है ना, हार्वेस्ट इंडेक्स है इकोनॉमिक यील्ड और एक आता है बायोलॉजिकल यील्ड, है ना। जब ये यील्ड जब दोनों होती है तो उसको बोलते हैं हार्वेस्ट इंडेक्स। अब देखो यहां पर क्या होता है, जो अनाज होता है इसको दूसरी भाषा में हम बोलेंगे अनाज प्लस भूसा,
जब इसका रेशो होता है तब ये क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल। और इसमें किसका, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 100 का गुना हो जाता है जब हम उसको परसेंटेज में दर्शाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ हमको क्या दे रखा है, परसेंटेज भी दे ही रखा है। तो हम बोलेंगे कि अनाज कितना हुआ, तो हम बोल देंगे 3। फिर इसके बाद में नीचे देखेंगे अनाज कितना हुआ 3 और भूसा कितना हुआ है तो 7। तो ये हो जाएगा यहाँ पर अगर हम देखें इसको तो ये 3 बटे ये गुणा में आएगा 100 गुणित 100, तो ये हो जाएगा 3 बटे 10 गुणित 100 हो जाएगा। इससे इसको काटूंगा, ये आ जाएगा 30%, इसका उत्तर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी हमने हार्वेस्ट इंडेक्स से क्वेश्चन दे दिए। यहां पर सिंपल से क्वेश्चन में बस ये था कि अगर हमको सूत्र याद होता है तो हम उस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अगला देखें, फूल गोभी में कर्ड की शुरुआत और विकास मुख्य रूप से किससे प्रभावित होती है। तो देखो यहाँ पर तापमान, बिल्कुल कर्ड यहाँ क्या हो जाता है, तापमान के कारण उसको दिक्कत आती है, ब्राउन कलर चेंज हो जाता है, तो ये इसका ऑप्शन हो सकता है। अभी देखेंगे हवा का वेग, कोई मतलब नहीं है। दीप्तकालिता भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, इतना दीप्तकालिता हो सकता है, आर्द्रता से कोई मतलब नहीं। अब देखो दीप्तकालिता और टेम्परेचर, बात यह है दीप्तकालिता अगर रहती है और अगर ह्यूमिडिटी सही बनी है तो कोई इशू नहीं है। कौन बनाए, ह्यूमिडिटी, क्योंकि ये टेम्परेचर को मेंटेन कर लेती है। लेकिन वहां पर यदि टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है यानी कि ह्यूमिडिटी नहीं होती है, तो कहने का मतलब सीधा असर कौन डालता है यहाँ पर, फूल गोभी के कर्ड पर। तो फूल गोभी जो है उसके कर्ड पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है, इसलिए इसका ऑप्शन यहाँ पर टेम्परेचर आ गया। फिर रंगीन उत्पादों के लिए कौन सा प्रशिक्षण सबसे उपयोग में किया जाएगा, क्या है रंगीन उत्पादों के लिए। तो यहाँ पर देखो एक तो सार्बिटल और नाइट्रोजन और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड क्या है, ये है, इसको KMS जो है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ये दे रखा है, यहाँ पे नाम नहीं लिखा था, यहाँ पर पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये रंगहीन के लिए था, और यहाँ रंगीन उत्पादों के लिए जो ऑप्शन आ जाता है बेंजोइक एसिड आ जाता है। अब की अगर वो पूछ लेता कि रंगहीन, तो रंगहीन के लिए क्या जाता है, KMS पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, इसका उत्तर हो जाता। तो अभी हमारा उत्तर क्या गया है यहाँ पे, बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं, ये बोल रहा है वर्ष 2019-20 के दौरान देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन क्या होगा। इसने हमें यहाँ पर वो उल्टा कर दिया। हमने क्या है, जो KB कृषि ब्रह्मास्त्र 1 जो बुक थी उस बुक में हमने इसका डाटा लिखा था, और उस बुक में जो डाटा लिखा है, ये वाला डाटा लिखा है, वहां पर लिखा था मैंने 296.45 या ऐसा कुछ उसमें मिलियन टन लिखा हुआ है, क्या है, मिलियन टन। लेकिन ये डाटा 2019-20 का पूछ लिया। अगर वो यहाँ पे डाटा 2020-21 का पूछ लेता तो 2020-21 अगर ये डाटा पूछ लेता तो यहां पर इसका उत्तर ये हो जाता, और उसको पहले ही ऑप्शन पे रखा और उसने यहां पर डेट चेंज कर दी, और इस डेट चेंज करने से लफड़ा हो गया। मैक्सिमम लोगों ने इसको लगा के आए, जबकि उत्तर इसका ये हो गया 297.5 मिलियन टन इसका उत्तर हो गया। और उसने केवल ये डेट चेक करी, स्टूडेंटों ने ये नहीं देखा कि भाई वहां पे 2020-21 लिखा है, क्या लिखा है। तो ये कृषि ब्रह्मास्त्र बुक है, पेज नंबर 1 पर इसको मैंने दे रखा है, और यहाँ ओल्ड बुक के अंतर्गत है, जो ओल्ड बुक है उसमें यहाँ क्वेश्चन आपको मिलता। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो इस कंडीशन में उसने क्या है, ऑप्शन ही चेंज कर दिए, ऑप्शन नहीं सन में उसको बोलूंगा, उसने सन चेंज कर दिए, और सन चेंज करने से ये प्रॉब्लम आई, नहीं तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि अब तो अगर आप नया डाटा देखें तो 215 मिलियन टन के आसपास पहुंच गया, ठीक है। तो इसके चेंज करने से लफड़ा हुआ, क्योंकि उसने 19-20 का डाटा पूछा, और 19-20 का डाटा पूछा तो ये सही है। अगर वो यहाँ पर 20-21 का डाटा पूछ लेता, 20-21 का, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाता। और अगर यहाँ पर और आगे वो चलता 21-22 का, अगर वो डाटा दे देता 21-22 का, क्या 21-22 का, तो वहां पर 315 मिलियन टन यहाँ पर हो जाता। मतलब रेशियो बढ़ रहा है, उसने 19-20 का पूछ लिया, तो हमको 19-20 के हिसाब से इसका ऑप्शन यहाँ पे लगाना पड़ा। नमी तनाव की स्थिति में संचित अमीनो एसिड कौन सा है। ये मैं ज्वार की खेती में अपने लेक्चर में बता चुका हूँ। ज्वार की खेती जब मैंने पढ़ाई थी उसमें मैंने बता चुका हूँ। और कृषि ब्रह्मास्त्र के 135 पेज नंबर पर ये है। मैंने आपको बताया था कि जब APA बनता है, क्या बनता है, APA बनता है,
तो एबीए बनने के दौरान ज्वार में स्ट्रेस की दशा में यहाँ पे प्रोलिन हार्मोन बनता है। क्या बनता है? प्रोलिन हार्मोन बनता है। इसे विशेष रूप से मैंने क्लास में लिखा था नमी तनाव की स्थिति में। अब नमी तनाव की स्थिति एक पौधे का सबसे अच्छा उदाहरण है ज्वार। ज्वार में जब नमी तनाव की स्थिति बनती है तो वहां एब्सिसिक अम्ल का जो निर्माण होता है वह प्रोलिन का निर्माण कर देता है, और प्रोलिन एक तरह का क्या है? अमीनो एसिड है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रोलिन हो जाएगा। इसके बाद में देखो उसने दिया भी नहीं, 4 ऑप्शन है उसमें एब्सिसिक अम्ल नहीं दिया, एबीए नहीं दिया, तो यहां पे या तो क्या आता है? एबी आता है ना, एब्सिसिक अम्ल। तो यहां पर एब्सिसिक अम्ल देता और एब्सिसिक अम्ल नहीं दिया तो इसका जो अमीनो एसिड था उसका यहां पे कंफ्यूजन करने के लिए उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बना दिया। और मैंने कृषि ब्रह्मास्त्र बुक के 135 नंबर पर, पेज नंबर 135 पर इसे लिखा है। बाकी तो जिब्रेलिन आपको पता है एथिलीन फलों पकाने के लिए, तो ये बेटालिन ये तो कुछ होगा ही नहीं, एक ही ऑप्शन बचा है। अब देखिए संचार में भाषा होती है। जब मैं भी आपसे संचार कर रहा हूं और आपसे संचार से जो भाषा में यूज कर रहा हूं वो मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, तो यहां पर भी वही है प्रतीकात्मक कोड। तो प्रतीकात्मक कोड किसके लिए करते हैं? जहां केवल हमें संकेत देना होता है। तो यहां पर भी क्या संचार में भाषा बोला, तो कम्युनिकेशन में अगर लैंग्वेज की बात करूं तो ये प्रतीकात्मक नहीं होगा। फिर है इंट्रापर्सनल, तो इंट्रापर्सनल भी नहीं होगा, इंटरपर्सनल भी कोई यूज नहीं होगा। गैर मौखिक नहीं होगा, केवल क्या होगा? मौखिक होगा। और यहां जो है एक्सटेंशन से, कहां से? एक्सटेंशन से जो है एक सिंपल सा क्वेश्चन यहां से पूछ लिया है, ठीक है। तो यहां पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर मौखिक। अब देखें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीबी की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो ये अपने कृषि ब्रह्मास्त्र बुक के 235 पेज पर इसको लिखा हुआ है। 1965 पे इसकी क्या हुई है? स्थापना हुई है। अब देखिए प्राकृतिक एग्रीगेट को कहा जाता है। प्राकृतिक एग्रीगेट क्या है? मैंने सोइल साइंस पढ़ाया था जब मैंने पैट्स शब्द का यूज किया था। प्राकृतिक एग्रीगेट यानी कि मैंने बताया था कि कोई गण यदि कण यदि प्राकृतिक रूप से बन जाता है तो वो पैट्स कहलाता है। वहां मैंने इसको बोला था। और इसी से क्या बना है? अगर इसी को हम आगे अगर देखें तो वो पेडोन कहलाता है। क्या कहलाता? पेडोन कहलाता, मतलब उसी का एक बड़ा रूप कहलाता है। तो यहाँ प्राकृतिक एग्रीगेट यानी एग्रीगेट का मतलब होता है समुच्च। जो प्राकृतिक समुच्च के रूप में जो जमा होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉलेट क्या कहलाते हैं? तो कंक्रीट तो होंगे नहीं और टुकड़े भी होंगे नहीं। एक बचा क्या है? यहाँ पर पैट्स दे रखा है। ये क्या दे रखा है? पैट्स। अब ये पैट्स जो होता है ये प्राकृतिक बनता है। क्या बनता है? प्राकृतिक। और क्लॉट जो होता है ये भी बनता है, लेकिन ये क्या बनता है? कृत्रिम बनता है। तो नेक्स्ट किसी एग्जाम में पूछ ले तो बता दूं कि अगर कृत्रिम प्राकृतिक की जगह अगर वो कृत्रिम दे देता तो उत्तर ये हो जाता, लेकिन प्राकृतिक की जगह क्या देता? कृत्रिम दे देता, तो उत्तर ये हो जाता। लेकिन प्राकृतिक दिया इसलिए पैट्स इसका क्या? प्राकृतिक रूप से कोई कण अगर बनता है तो पैट्स कहलाता है, और अगर हम उसको कृत्रिम रूप से अगर बना दे तो वो क्या कहलाएगा? क्लॉट कहलाएगा। तो यहां सोइल साइंस के एक बेसिक क्वेश्चन से जो मैंने क्लास में बता ही दिया था कि पैट्स से क्या होता है? जो प्राकृतिक रूप से एग्रीगेट आकर जम जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैट्स। और ये लिखा भी है शायद, ये कृषि ब्रह्मास्त्र में डायरेक्टली तो नहीं, क्लास में मैंने इसको जरूर बताया था। अब देखिए पोषक अनाज वाली फसलें कौन सी है? अब पोषक अनाज वाली फसलें इसने पूछ ली, मिलेट है, दालें हैं, चीनी फसलें हैं, शुगर क्रॉप है, ऑयल क्रॉप है। तो मिलेट से है, आपको पता ही है, इसमें ज्वार बाजरा और जो सारी फसलें इसके अंतर्गत आती है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, कोदो है, कुटकी है, ये सारे अनाज जो है मिलेट्स की श्रेणी में आते हैं। और इसमें भरपूर पोषक तत्व होता है। आप राजस्थान के लोगों को देखें, वह आज भी इनका सेवन कर रहे हैं, इसलिए वो ज्यादा लॉन्ग लाइफ जीते हैं, हष्ट पुष्ट रहते हैं। और यहाँ मिलेट्स में काफी मात्रा में पोषक तत्व विद्यमान है, ठीक है। हाँ देखिए, बहते पानी द्वारा निक्षेपित सामग्री को कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन बहुत घुमा दिया। अगर यहाँ ऑप्शन ये नहीं होता तो ऑप्शन ये बनता, लेकिन इस ऑप्शन ने आकर यहाँ पर इस ऑप्शन को क्या कर दिया? यहाँ पर गलत कर दिया। एल्यूवियल क्या है? एल्यूवियल जो होता है उसे हम एक एल्यूवियल मृदा नहीं बोला इसने। क्या नहीं बोला? एल्यूवियल मृदा। अब बहते पानी द्वारा निक्षेपित सामग्री का यूज किया इसने। क्या बोला इसने? यहाँ पे सामग्री यानी मटेरियल डिपॉजिट का बोला, मटेरियल डिपॉजिट का बोला। अब उस मटेरियल डिपॉजिट में बहते हुए पानी में जो आ रहा है वो एल्यूवियम कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्यूवियम, यानी कि एल्यूवियम कहलाता है। मैंने आपको एक चीज और बताई थी, दो चीजों का जिक्र किया था। एक तो
अगर हम बात करें किसकी, एल्यूवियल और एल्यूवियम, तो यहाँ पर अगर नॉर्मल अगर आता तो यहाँ पर एल्यूवियल आता, लेकिन उसके साथ में मैं बात करूंगा कि ह्यूमिक और अह्यूमिक दोनों प्रकार की सामग्री आती है, तो तब उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, एल्यूमियम बोलते हैं। यहाँ नेट जैसी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया इसमें है ना, हमने मैक्सिमम लोगों ने इस ऑप्शन को लगाया, जबकि ये गलत हो गया। हमको केवल इतना सा सोच लेना था कि इसको पहले नंबर पे क्यों दिया, अगर ये ऑप्शन होता तो इसको नीचे देते, और उसने मात्र एक दो शब्द घुमा दिए एल्यूवियम, और ये ऑप्शन उसका सही हो गया। इसलिए हमको दिक्कत आई कि क्वेश्चन हमारा क्यों नहीं ज्यादा बने। ठीक है, अब देखिए आमतौर पर सामान्य मिट्टी का कण घनत्व क्या होता है, ये कृषि ब्रह्मास्त्र के पेज नंबर 82 पर लिखा हुआ है, और पिछली बार भी कई बार इसको एग्जाम पर पूछ लिया है। इसको यहाँ पर क्या है, पीडी जिसको बोलते हैं पार्टिकल डेंसिटी, क्या होता है, पार्टिकल डेंसिटी होता है 2.65 होता है ना। तो यहाँ पे पार्टिकल डेंसिटी दे रखा है, बल्क डेंसिटी दे देता तो 1.33 वहां हो जाता है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो जाता, क्या हो जाता है, बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी इतनी होती है, और पार्टिकल डेंसिटी जो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है कृषि ब्रह्मास्त्र बुक के पेज नंबर 82 पे सॉइल साइंस में लिखा है। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किस भारतीय गुलाब की किस्म ने आज के गुलाब में चॉकलेट ब्राउन रंग का योगदान दिया है। तो ये क्वेश्चन इन्होंने क्या है, मैंने केवल इतना लिखा था यहाँ पर कि गुलाब की जो खेती होती है, यानी हॉर्टिकल्चर से ये क्वेश्चन उठा लिया इन्होंने, क्या है, हार्टिकल्चर से क्वेश्चन उठा लिया। हमने केवल इतना याद किया था कि यहाँ पर जो मोहिनी है, यहाँ जाति किसकी है, यहाँ पर कहने का मतलब गुलाब की है, लेकिन उसने यहाँ पर डीप क्वेश्चन इसको यहाँ पूछ लिया है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब वो उठाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे देता है कि क्या वहां पर आना था। ठीक है, आगे हम देखें और बढ़े। ठीक है, देखो आप देखें यहाँ पर ये क्या दे रखा है, किसी दिए गए क्षेत्र पर फसलों का वार्षिक क्रम तथा उस स्थानिक व्यवस्था को कहा जाता है। यानी कि इसने क्या बोला, उसे एक फसल पैटर्न के रूप में परिभाषित किया। क्या किया, फसल पैटर्न के रूप में परिभाषित किया। फसल चक्र तो आएगा नहीं, आप लोग जानते हैं फसल चक्र क्या होता है, जब उसको खेत में फसलों को अदल बदल कर बोते हैं तो फसल चक्र आता है। यहाँ पे क्रॉपिंग सिस्टम भी नहीं आएगा, क्रॉपिंग सिस्टम भी अलग चला जाता है। इसके बाद में क्रॉपिंग इंटेंसिव इसकी सघनता है, तो सघनता अलग चीज हो जाती है, और सघनता से भी एक क्वेश्चन उसने उठा लिया कि सघनता क्या है। तो यहाँ पर हमारा एक ही क्वेश्चन है क्रॉपिंग पैटर्न, और यहाँ कहां से जो पीएटी वाली चीजें है, जो पीएटी वाली चीजें हम पढ़ते हुए आए हैं शुरू से, उसने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। आप देखेंगे मिट्टी के रंग का निर्धारण क्रोमा के द्वारा किया जाता है। ये कृषि ब्रह्मास्त्र बुक के पेज नंबर 82 पर लिखा है। यानी कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया है, सोइल साइंस से आ गया है। तो वहां रंग की प्योरिटी ऑफ द कलर जो होता है, इसकी शुद्धता को दर्शाता है ना। इसकी शुद्धता को दर्शाने के लिए, और मैं अपनी क्लास में सॉइल साइंस में इसको बता चुका हूं। तो यहां से कृषि ब्रह्मास्त्र बुक से आए काफी क्वेश्चन आए, 55-60 क्वेश्चन ऐसे थे जो सीधे सीधे उठ के हमारे अपने बुक से लेकर आ गए थे। इसके बाद देखिए 2019-20, अब देखो यहाँ क्या के दौरान दलहन फसल का उत्पादन क्या हुआ। अब यहाँ पर 19-20 का बोल दिया। अगर उसने अगर 20-21 की बात करता, तो 20-21 की बात करता तो यही डाटा बढ़ जाता, यही डाटा क्या हो जाता, बढ़ जाता। लेकिन यह डाटा यहाँ पर जो पूछा गया है, ये 19-20 के दौरान पूछा गया है, जो किससे लिया गया है, 23.3 मिलियन टन। यानी कि ओल्ड बुक अगर मैं बात करूंगा, यो KB1, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है KB1, पेज नंबर जो स्टार्टिंग के 3 जो पेज है उससे है, ये KB1 यानी कि ओल्ड बुक से पूछ लिया। देखो इसने हमको क्या किया है, 19 और 20 की बात करो, 19-20 से 2 डाटा पूछ लिए, उसने नए डाटा नहीं पूछे, 1 साल पुराने डाटा पूछ लिए, क्या पता उन्होंने पेपर पहले ही बना के रख लिया। तो यहाँ पर इसने क्या दिया, 23, और ये मैंने लिखा हुआ था पहले ही। सोइल साइंस में भी आप अगर देखो, उसमें देखोगे एग्रोनॉमी में पल्स क्रॉप की ओल्ड बुक जिसके पास में है, उसका ये क्वेश्चन सही हो गया होगा, नए डाटा में बढ़ गया है। तो अपनी जो KB1 बुक है, कृषि ब्रह्मास्त्र 1, उसमें यह क्वेश्चन दे रखा है। आप देखना कहां दे रखा है, एग्रोनॉमी, और एग्रोनॉमी के पल्स क्रॉप में स्टार्टिंग में मैंने उसको लिख रखा था जीके में। ठीक है, इसके बाद अगर करो लाल मिट्टी किसके कारण इसका रंग लाल हो जाता है, ये भी कृषि ब्रह्मास्त्र के 86 पेज नंबर से पूछ लिया है। लाल मिट्टी किसके कारण लाल हो जाती है, तो यहाँ पर देखो पोटेशियम की उपस्थिति गलत है, एल्यूमिनियम की उपस्थिति गलत है, आयरन की उपस्थिति और कार्बन
उच्च कार्बनिक पदार्थ के कारण तो काला रंग हो जाता है, यहाँ पर एल्यूमिनियम के कारण तो थोड़ा सा धूसर रंग हो जाता है। क्या हो जाता है? धूसर रंग हो जाता है। पोटेशियम के कारण थोड़ा सा मतलब लाल रंग सा, मतलब लाल नहीं बोल सकते उसको, थोड़ा सा मैरून रंग हो जाता है। अब बता कि आयरन की उपस्थिति के कारण और कृषि ब्रह्मास्त्र के भी 2 मतलब कृषि ब्रह्मास्त्र बुक 2 के पेज नंबर 86 पर यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और देखिए हम यहाँ पर मनी मेकर किस फसल की किस्म है, ये एक नया क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्या पूछ लिया? मनी मेकर किसकी किस्म है, एक नया क्वेश्चन पूछ लिया। टमाटर की एक किस्म है मनी मेकर, है ना। तो देखो यहाँ बैगन, आलू और मिर्च भी यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है। यहाँ वाटर सेट से क्वेश्चन पूछ लिया, सिंपल सा क्वेश्चन वाटर सेट से पूछ लिया जो हम आसानी से बना सकते हैं। कौन सा एक उपाय नहीं? भूजल का अत्यधिक दोहन, ये इसका ऑप्शन नहीं है, मतलब बहुत बेसिक से पूछा गया है। जबकि शेल्टर बेड, पट्टीदार फसल और सीढ़ीदार खेती हम जानते हैं कि मृदा संरक्षण के अंतर्गत आती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, और सिंपल सा क्वेश्चन जो है आपको कहाँ वाटर सेट में जो मैंने पढ़ाया था, वाटर सेट और मेट्रोलॉजी पढ़ाया है, उसमें आपको मैंने यहाँ बताया था। अब अगर मैं बात करूं बिंदु स्राव का मूल्य कारण कौन सा है, प्लांट फिजियोलॉजी मैंने पढ़ाया, सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी से आए हैं। तो यहाँ पर कृषि ब्रह्मास्त्र के पेज नंबर 123 पे दे रखा है कि बिंदु स्राव का मुख्य कारण क्या है, तो रूट प्रेशर इसका कारण है। और यह सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो हेलोफाइट में होता है। मतलब एक ही जगह से 2 क्वेश्चन को इसने पूछ लिया, एक ही जगह से 2 क्वेश्चन को पूछ लिया, गटेशन से 2 क्वेश्चन पूछे, लेकिन एक टफ पूछ लिया, एक सिंपल पूछ लिया। तो कृषि ब्रह्मास्त्र के पेज नंबर 123 पे आपका ये क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अकाल तथा सूखा कृषि जलवायु क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत आता है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये क्या बहुत ज्यादा था तो इसलिए हमने इस पे ध्यान नहीं दिया। तो पश्चिमी अगर बात करूं तो शुष्क क्षेत्र इसका ऑप्शन था। ये लगभग लोगों से नहीं बना होगा क्योंकि ये क्षेत्र बहुत सारे हैं। आप देखें कई पौधों के में धनात्मक भू अनुवर्त देखा गया। क्या देखा गया? धनात्मक भूवर्त देखा गया। अब इसका मतलब क्या था, जो जड़ होती है, जो सीड होता है, जब वो सीड क्या करता है, जब परांकुर का निर्माण करता है तो ऐसे चलता है, मूलांकुर का निर्माण करता है तो नीचे चलता है, और सॉरी परांकुर का निर्माण करता है तो वह किसको बना देता है, तने को बना देता है। तो वही क्वेश्चन उसने यहाँ पर पूछ लिया कि कई पौधों में धनात्मक भू अनुवर्त यानी कि सीधा सा पॉजिटिव जियोट्रोपिस भी पूछ लिया तो वो क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें प्राथमिक जड़ इसके अंतर्गत आती है, और ये जो जड़ गई है ये प्राथमिक जड़ है, ये जड़ आएगी द्वितीयक जड़, और इस जड़ से जो जड़ निकलेगी वो तृतीयक जड़ की श्रेणी में आएगी। और तृतीयक जड़ के अंदर जो छोटे छोटे रोम होते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, ये इसको क्या कहलाते हैं, मूल रोम कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहीं पर खत्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, और ये क्वेश्चन गलत नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कंप्रेशन पॉइंट का क्वेश्चन पे आपत्ति लगा लेना। वहां पे प्रकाश संश्लेषण बराबर क्या आना था, श्वसन आना था। मतलब पौधा जितनी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है अगर उतनी ही छोड़ देता है और कोई प्रोडक्ट का निर्माण यानी कोई फल फ्रूट नहीं बना रहा तो उसे कंप्रेशन पॉइंट कहते हैं। तो एक नया क्वेश्चन हमको मिला है जिसपे आपको आपत्ति लगाना है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट हम यहां से आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।